आज तो मैं इस महारानी का काम तमाम करके ही रहूंगा। मंत्री जी यह कहकर शरबत में जहर मिला देते हैं। देर बाद सुखिया वह शरबत लेकर महारानी के पास जाती है। महारानी वह शरबत पी लेती है। शरबत पीते ही महारानी बेहोश होकर गिर जाती है। शिवपुर राज्य में राजा सम्राट नाम का एक राजा रहते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। महारानी, आप इतना उदास क्यों हो और आप महल के बगीचे में क्यों बैठी हो? महाराज, हम महल में रहते रहते ऊब गए थे, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ बगीचे में कुछ देर बैठ जाते हैं। महारानी, अगर आप महल में रहते रहते ऊब गई थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था। चलिए हम अभी राज्य की सैर पर चलते हैं। क्या सच में महाराज जी आप हमें सैर पर लेकर चलेंगे? हाँ बिल्कुल रानी साहिबा, आज का हमारा पूरा समय आपके नाम। वही दूसरी तरफ रूपेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ उसी राज्य के एक गांव में रहता था। वह अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता था और उसी को बेचकर अपना गुजर बसर करता था। बेटा, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए, क्या बात है? माँ, आज मैं जल्दी खेत से अनाज लेकर आऊंगा क्योंकि मेरी जरा सी देरी पर वहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं और सारा अनाज खराब कर देते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। रूपेश अपनी माँ को बताकर खेतों के लिए निकल जाता है। राम राम, ये क्या हुआ? आज मैं सूरज निकलने से पहले यहाँ आ गया, फिर भी जंगली जानवरों ने मेरी सारा खेत का अनाज खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? रूपेश अपने उजड़े खेत को देखकर वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा किसान वहां से गुजरता है और रूपेश से कहता है, अरे भाई रूपेश, क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठे हो? क्यों, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं चाचा, देख रहे हो मेरा सारा फसल जंगली जानवर तहस नहस कर दिए हैं। किसान के पूछने पर रूपेश उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर किसान कहता है, वाकई इन जंगली जानवरों ने हम किसानों का जीना हराम कर रखा है। अब तो लगता है हमें किसानी छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। हाँ चाचा, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास तो अपना खुद का घर और खेत भी नहीं है। क्या मतलब रूपेश, ये खेत तुम्हारा नहीं है? ये खेत तो तुम्हारा ही था, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बताऊं चाचा, पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने सारा पैसे को उनकी दवा में लगा दिया। फिर भी उनकी बीमारी सही नहीं हो पाई तो मैंने अपना खेत और घर एक सेठ को बेच दिया, लेकिन मेरे पिता सही नहीं हो पाए और उनका मृत्यु हो गया। मगर तुम फिर भी यहाँ काम कर रहे हो, वो कैसे? वो इसलिए कि सेठ से मेरा सौदा हुआ था कि घर में रहने और खेत में काम करने के बदले में मैं अपने बेचा हुआ अनाज का आधा पैसा सेठ को देना होगा। ये तो बहुत दुख की बात है। जिस पिता के लिए अपना घर और खेत बेच दिया, फिर भी वो बच नहीं सके और अब तुम्हारे कमाई का आधा हिस्सा मुफ्त में चला जाता है। भगवान तुम्हारा भला करे। किसान ये कहकर वहां से चला जाता है। रूपेश अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में डूबते हुए एक सारस पर पड़ती है। अरे ये तो एक सारस है और नदी में डूब रहा है। इससे पहले कि इसकी जान चली जाए मुझे इसे बचाना होगा। रूपेश खुद से यह कहकर उस नदी में कूद जाता है और उसे बहुत ही मुश्किल से बचा लेता है। अरे प्यारे सारस, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्यारे सारस, तुम ठीक हो ना? हाँ भले इंसान, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं नदी में डूब कर मर जाता। मगर तुम उस नदी में कैसे गिरे? और तुम्हें तो काफी चोट भी आई है। मैं अपने घर उड़ते उड़ते नदी के रास्ते जा रहा था, तभी एक दुष्ट शिकारी मुझे तीर मार दिया। तीर लगने की वजह से मैं घायल हो गया और तालाब में जा गिरा और डूबने लगा। सारस की यह बात सुन के रूपेश को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह सारस को अपने घर ले आता है। बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? माँ क्या बताऊं, हमारी सारी फसल खराब हो गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूपेश यह कहकर उस घायल सारस को चारपाई पर लेटा देता है और उसके जख्मों पर हल्दी लगाने लगता है। रूपेश, यह सारस कौन है और तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? माँ, इसका नाम टीनू है। इसे मैं नदी से बचाकर लाया हूँ। माँ के पूछने पर रूपेश उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर रूपेश की माँ कहती है, कोई बात नहीं टीनू, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे।
और आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। टीनूसारस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे घर के बाहर खेलता देख रूपेश कहता है, टीनूसारस, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। ये सब आप लोग की मेहरबानी है मेरे दोस्त। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सेठ वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ, बताइए क्या बात है। रूपेश, तुमने मुझे बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए, बस वही लेने आया हूँ। सेठ की बात सुनकर रूपेश उन्हें खेत में होने वाली सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेठ गुस्से से कहता है, बस मैंने तुम्हारा बहुत बहाना सुन लिया। अब या तो तुम मुझे मेरे पैसे दो या फिर मेरा घर खाली करो। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही रहने की कोई दूसरी जगह। सेठ रूपेश की एक भी बात सुने बिना उसे और उसकी माँ को घर से निकाल देता है। फिर वो दोनों माँ बेटे दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई भी जमीन भी नहीं है। पता नहीं माँ, देखते हैं क्या होता है। भगवान करे हमें जल्दी से रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। वो दोनों माँ बेटे चलते चलते एक जंगल में थक कर बैठ जाते हैं। मंत्री जी, आज हम रानी के साथ राज्य की सैर पर जाएंगे। आप हमारे जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप हमारे साथ आज सैर पर चल रहे हैं। महारानी, मैं आपको रोज सैर पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती ही है ना कि प्रजा की सेवा करने में मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। महाराज जी, मुझे पता है कि आप अपने कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। राजा अपनी पत्नी से बातें करते करते राज्य की सैर करते हैं। तभी रानी पेड़ के पास बैठी बूढ़ी औरत और उनके पास एक सारस देखती है। महाराज, वहाँ पर एक अकेली औरत बैठी है। शायद वो किसी मुसीबत में है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा अपने पत्नी की बात सुनकर उस औरत के पास जाते हैं। और पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रूपेश की माँ राजा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा कहता है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? राजा रूपेश की माँ से बात कर ही रहे थे कि उतने में रूपेश अपनी माँ के लिए पानी लेकर वापस आ जाता है। महाराज, ये मेरा पुत्र रूपेश है। रूपेश, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जी महाराज, ना ही हमारे पास अभी पैसे हैं और ना ही रहने की कोई जगह है। महाराज, मुझे एक औरत की जरूरत जो मेरा छोटा मोटा काम कर सके। क्यों ना हम इन्हीं को अपने साथ महल ले चले? नहीं रानी, हम ऐसे कैसे किसी अनजान व्यक्ति को महल में नहीं रख सकते। महाराज जी, एक काम करते हैं, हम रूपेश और उनकी माँ को अपने साथ ले चलते हैं। यह लोग बहुत परेशानी में हैं। राजा को ना चाहते हुए भी उन दोनों को महल ले जाना पड़ता है। महल पहुंचकर राजा रूपेश और उसकी माँ से कहते हैं, मुझे तुम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इतना कहकर रूपेश महल के बगीचे की रखवाली करने लगता है और उसकी माँ महारानी की सेवा करने लगती है। दूसरी तरफ महारानी सारस से अपने दिल की बात करती है। कुछ दिन बाद महारानी थोड़ी बीमार हो जाती है। महारानी, आपको क्या हो गया है? मुझे आपका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी आपके लिए शरबत ले आती हूँ। सुखिया यह कहकर रानी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाने लगती है। तभी पीछे से एक सैनिक आकर कहता है, सुखिया, आपके बेटे को बगीचे में आपसे कुछ काम है, इसलिए उसने आपको नीचे बुलाया है। सैनिक यह कहकर सुखिया को अपने साथ ले जाता है। सुखिया के जाते ही मंत्री रसोई घर में आते हैं। आज तो मैं इस महारानी का काम तमाम करके ही रहूंगा। मंत्री जी यह कहकर शरबत में जहर मिला देते हैं और वहां से चले जाता है।
थोड़ी देर बाद सुखिया वह शरबत लेकर महारानी के पास जाती है। महारानी वह शरबत पी लेती है। शरबत पीते ही महारानी बेहोश होकर गिर जाती है। वह देखते ही देखते वहीं पस्त हो जाती है। राजा सुखिया को शरबत देते हुए देख लेता है और वह उसे कसूरवार समझ बैठते हैं और सुखिया को काल कोठरी में कैद करवा देता है। दूसरी तरफ सैनिक रूपेश को महल में होने वाली सारी घटना बताता है। वैद्य जी, रानी को क्या हुआ है? इन्हें किसी भी हालत में सही करना होगा। महाराज, रानी को एक बहुत खतरनाक जहर दिया गया है। वैद्य जी, आप जल्दी से रानी का इलाज कीजिए। महाराज, महारानी की जान अब केवल एक जड़ी बूटी ही बचा सकती है। वो जड़ी बूटी लाल पहाड़ी पर पाई जाती है। लाल पहाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ जो कोई भी जाता है जल्दी वापस नहीं आता है। जिसे सुनकर रूपेश तुरंत महल जाता है, जहाँ राजा वैद्य जी से कह रहे होते हैं, महाराज, मुझे नहीं पता कि महारानी के साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया महारानी के साथ। भला मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? महाराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी माँ निर्दोष है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जी महाराज, मैं तैयार हूँ, आप मुझे काम बताइए। जंगल के पीछे एक लाल पहाड़ी है। तुम्हें वहां जाकर वैद्य जी की बताई हुई जड़ी बूटी लाना होगा। अगर तुम इस काम में सफल हुए तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। रूपेश यह कहकर वहाँ से चला जाता है। रूपेश को जाता देख मंत्री अपने मन में सोचता है, आज मैं रानी को जिंदा नहीं बचने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस रूपेश की हत्या ही करनी पड़े। मंत्री अपने मन में यह सोचकर रूपेश के पीछे पीछे चला जाता है। इतनी खौफनाक जगह पर मैं कैसे जड़ी बूटी को ढूंढूंगा? सारस, तुम ही कुछ उपाय बताओ। रूपेश अपने मन में यह सोचकर इधर उधर देख रहा था कि तभी उसे सामने ही वह जड़ी बूटी नजर आती है और वह जल्दी से जाकर उस जड़ी बूटी को तोड़ लेता है। मिल गई वो जड़ी बूटी। अब मैं इसे जल्दी से महाराज के पास ले जाता हूँ। रूपेश जड़ी बूटी लेकर लाल पहाड़ी से वापस आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे मंत्री मिलते हैं। तभी वहाँ से सारस चुपके से भाग जाता है और राजा के पास जाकर सारी बात बताता है। महाराज, मैं जानता हूँ महारानी को जहर किसने दिया है। कौन है वो दुष्ट और तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मंत्री जी है। मैंने उन्हें खुद देखा था शरबत में जहर मिलाते हुए, और अब वो रूपेश के पीछे पड़ गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ वहाँ चलिए। सारस की बात सुनकर राजा तुरंत उसके साथ जाते हैं। मंत्री जी, ये देखिए, मुझे जड़ी बूटी मिल गई। अब महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द ये जड़ी बूटी महारानी तक पहुंचानी होगी। रूपेश यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही मंत्री उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। मंत्री जी रुकिए, आप मेरी पीठ पीछे खंजर भोंकेंगे, ये मुझे नहीं पता था। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिए महाराज, मैं लालच में आकर महारानी के शरबत में जहर मिलाया था कि महारानी मर जाए और उसके बाद आपको मारकर अपने राज्य का राजा बन पाऊं। लेकिन यह रूपेश हमारे बीच आकर मेरा सारा मेहनत खराब कर दिया। सैनिकों, इस मंत्री को काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। राजा और रूपेश जल्दी से महल जाते हैं और रानी को जड़ी बूटी पिलाते हैं और रानी बिल्कुल सही हो जाती है। राजा सैनिकों को आदेश करता है कि रूपेश के माँ को आजाद कर दे। रूपेश, तुम जैसा बहादुर इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी माँ को सजा दे दिया था। कोई बात नहीं महाराज, भूल सबसे होती है। हमें खुशी है कि महारानी जी बिल्कुल सही है। रूपेश, आज से मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाता हूँ। राजा रूपेश को मंत्री बना देता है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। सारस अपने ऊपर राजकुमारी को बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाने लगता है। किसी जंगल में एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहां जंगल में घूमते घूमते एक राजकुमारी आती है। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। जब उस राजकुमारी की नजर बाबा जी पर पड़ती है तो वह सोच में पड़ जाती है। वाह,
यह ऋषि कितना सुंदर है। इस ऋषि के जैसा सुंदर आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। न जाने इस ऋषि में कौन सा जादू है जो मेरी नजर इस पर से हट ही नहीं रही। बस मन करता है इसे इसी तरह निहारती रहूं। मैं जो इतने दिनों से अपने लिए सुंदर पुरुष की तलाश में थी, इसे देखने के बाद लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और अपने लिए एक सुंदर नौजवान पुरुष की तलाश में थी। जब उसकी नजर ऋषि पर पड़ती है तो वह ऋषि पर मोहित हो जाती है और उसे बस टकटकी लगाकर निहारती रहती है। राजकुमारी मन ही मन ऋषि से प्रेम भी करने लगी थी। ना जाने यह ऋषि कब अपनी आंखें खोलेगा कि मैं इससे अपने दिल की बात कह सकूंगी। बस एक बार यह अपनी आंखें खोलकर मुझे देख ले, फिर मेरे रूप को देखकर इसे मुझसे ही प्रेम हो जाएगा। फिर मैं अपनी दिल की बात कह दूंगी और विवाह का प्रस्ताव रख दूंगी। राजकुमारी से रहा नहीं जाता और वह ऋषि को स्पर्श करने लगती है, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। देखिए ऋषि मुनि, आपको देखने के बाद मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ और आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। वह ऋषि राजकुमारी को एक बार भी नहीं देखता है। ये देख राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता। इस ऋषि की इतनी हिम्मत जो इसने मुझे देखा तक नहीं। आज तक किसी भी पुरुष ने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया। इसे मेरे रूप को देखना ही होगा। राजकुमारी ऐसा देख बहुत क्रोधित हुई और ऋषि को झकझोर देती है। ऐसा देख ऋषि बहुत क्रोधित हुए और गुस्से से बोले, हे दुष्ट राजकुमारी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। इसका परिणाम जानती भी हो। हे रिसीवर, एक बार मेरे रूप को देखिए तो सही। इस दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी आपके सामने है और आप देखना ही नहीं चाहते हो। एक बार मुझे देख लेंगे तो आप अपनी तपस्या भूल जाएंगे। राजकुमारी की बात से वह ऋषि और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह राजकुमारी को श्राप दे देता है। राजकुमारी श्रापित होते ही बहुत बदसूरत हो जाती है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मुझे बदसूरत मत बनाइए। मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। मुझे श्राप मत दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए महाराज। राजकुमारी बहुत गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा देख ऋषि को दया आ जाती है और वह राजकुमारी से कहता है, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकता हूँ। महाराज मुझे उपाय बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो सुनो राजकुमारी, मेरे गुरु 7 समुद्र पार एक पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें वही सही कर पाएंगे। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। पर महाराज, मैं 7 समुद्र पार कैसे जाऊंगी? लगता है मैं जिंदगी भर बदसूरत ही रहूंगी। इस बदसूरत चेहरे से अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे राजकुमारी, मेरी बात तो पूरी सुनो। अब क्या रखा है? सुनने सुनाने में महाराज जी मेरी जिंदगी आपने खराब कर दिए। देखो राजकुमारी, तुम्हें 7 समुद्र पार जाने के लिए एक सारस का सहारा लेना पड़ेगा। सारस? कैसा सारस? मैं सारस का सहारा कैसे ले सकती हूँ? आखिर सारस कैसे मिलेगा मुझे? देखो राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस जंगल के पूर्व के दिशा की ओर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। पेड़ के नीचे एक सारस घायल पड़ा हुआ है। तुम उसकी मदद करो, वह तुम्हारी मदद करेगा। इतना सुनते ही वह सारस के पास जाती है। राजकुमारी सारस को देखती है कि वह बहुत ही घायल स्थिति में है। वह सारस से पूछती है, सारस महाराज, यह आपको क्या हुआ है? आप इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए हो? क्या बताऊं राजकुमारी, एक शिकारी जंगल में आया था। उसी ने तीर से मुझे मार दिया। तब से मैं घायल पड़ा हूँ। मेरे में इतनी सख्ती नहीं रह गई कि मैं जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपना इलाज कर सकूं। लगता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं आपको जड़ी बूटी लाकर दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? मुझे तो मालूम ही नहीं है। देखो राजकुमारी, जंगल के बीचों बीच एक पपीता का पेड़ है। उसी के नीचे जड़ी बूटी है। उसी को तुम्हें लाना है। सारस की बात मानकर राजकुमारी जंगल के बीचों बीच जाती है। जंगल में जाकर उस जड़ी को खोजने लगती है। तभी पपीता का पेड़ नजर आ जाता है। वह जड़ी को तोड़कर वह जल्दी से जड़ी को लेकर सारस के पास जाती है। सारस के पास जाके उसके चोट पर जड़ी लगा देती है।
कुछ ही देर में सारस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो और आप इतनी बहादुरी के साथ जंगल में हो। क्या बताऊं सारस, मैं राजमहल से सैर करने अकेले ही जंगल में आ गई। जंगल आते ही मुझे एक ऋषि नजर आ गए। उनको देखते ही मैं उन पे मोहित हो गई। मैंने उनके सामने जाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। उन्होंने मुझे श्राप दे दिए कि जा तू बदसूरत हो जाएगी। तब से मैं बदसूरत हो गई। यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ऋषि महाराज ने बताया है कि 7 समुद्र पार पर उनके गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। वो ही मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ऋषि महाराज ने बोले थे कि 7 समुद्र पार जाने के लिए आप मेरी मदद करेंगे। देखो राजकुमारी, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें 7 समुद्र पार लेकर जाऊं। मुझे माफ करो। सारस को ऐसे देख राजकुमारी बहुत दुखी होती है और वह सारस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। सारस ऐसा देख सोच में पड़ जाता है। राजकुमारी, मैं तुम्हें 7 समुद्र पार तो ले चलूंगा, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसीलिए हम बीच बीच में रुक रुक कर आराम करते चलेंगे। ठीक है सारस, आप आराम आराम से चलना। सारस अपने ऊपर राजकुमारी को बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा सा समुंदर नजर आता है। समुद्र को देखकर राजकुमारी डर जाती है और सारस से पूछती है, सारस महाराज, देख रहे हैं कितना बड़ा समुद्र है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है कि मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगी। राजकुमारी और सारस इसी तरह बात करते करते जा रहे थे। अचानक समुद्र के किनारे एक लकड़हारा बेहोशी की हालत में पड़ा था। देख रहे हो सारस महाराज, वह आदमी समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। सारस और राजकुमारी उस लकड़हारा के पास जाते हैं और उसे पेड़ के नीचे छाव में ले गए। कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी सहायता किए। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हो? लकड़हारा को सारी बात बता के वह लोग फिर से अपने मंजिल की ओर चल दिए। जाते जाते वह लोग उस साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु महाराज, आप मेरा उद्धार कीजिए। महाराज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक ऋषि ने मुझे श्राप दिए है। मैं उस श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम्हें तो श्राप से मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को परेशान नहीं करोगी, नहीं तो तुम फिर से बदसूरत हो जाओगी। महाराज, अब से ऐसी गलती मैं भूल से भी नहीं करूंगी। आप हमें क्षमा कीजिए और मुझे सही कर दीजिए। साधु महाराज को राजकुमारी का यह तकलीफ देखा नहीं जाता है और उसे अपने मंत्र से सही कर देते हैं और वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी साधु बाबा को शुक्रिया करके वापस अपने महल की ओर चली जाती है।